तक में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले पार्ट के बारे में बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके थे। एक तो नॉर्मल H प्लस के एडिशन के तरफ से कार्बोकटायन बनता था, फिर कुछ कुछ होता था, एक वो तरीका था। दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन और कहीं नहीं बनता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑल्दो एक जगह बनता है बट काइंड ऑफ क्लासिक नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन नहीं बनता, वो कुछ और ही चीज बन जाता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है। अब लोग का ऐसा इपॉक्साइड जो ग्रुप होता है, उस इपॉक्साइड में H प्लस का एडिशन हो जाता है, तो ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन के जैसा ही बन जाता है। पर ठीक है, ये हम लोगों का प्रोसेस में नहीं बनता, हम लोग का इपॉक्साइड जो है वो इपॉक्साइड अपने H प्लस के साथ कंबाइन करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। बट अदरवाइज नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन और किसी भी जगह नहीं आएगा, कहीं पे नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन नहीं आएगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके अलावा। थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का चीज है, बट क्योंकि तुम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है तो दूसरी बार वो अजीबोगरीब नहीं लगेगा, नॉर्मल टाइप का चीज लगेगा। तो वो थोड़ा यूनिक चीज था, जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा इसके बारे में भी डिस्कशन किया था, बट ठीक है, वो पहली बार था। अब उसके बाद थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, अगर उन मैकेनिज्म को 2-3 बार देखेंगे अपने आप यूज टू हो जाएंगे उन सब चीजों को लेकर के, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग दो रिएक्शन पढ़ सकते हैं, एक हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। ऑल्दो ये मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही पार्ट है, अभी भी डिस्कस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बुकलेट्स में सवाल दे रखे हैं तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी डिस्कस कर ले। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और दूसरा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस चीज को हम लोग OMDM बोला करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पूरा ऐसा लिखा नहीं करेंगे अब। मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखना, मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैकेनिज्म पे सवाल पूछा जाएगा, मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब इसके रिएजेंट की बात करते हैं, उस रिएजेंट में हम लोग कुछ कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। रिएजेंट बेसिकली हम लोग का ये होता है H2O का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ HgOAc होल ट्वाइस, और उसके बाद हम लोग, या फिर यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में NaBH4 का एडिशन करते हैं। तो जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोगों का एडिशन ऑफ OH ग्रुप होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग, अगर तुम लोग को याद हो कि अल्कीन में अगर हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो काइंड ऑफ सिमिलर रिएक्शन है कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा, काइंड ऑफ सिमिलर रिएक्शन है, प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाला। बट यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। वेरिएशंस का मतलब, जैसे तुम लोग को याद होगा कि H2O का जब एडिशन कर रहे थे तो हम लोग H2O की जगह D2O ले सकते थे, तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आया तो वहां पे OH की जगह हम लोगों को OD मिल जा रहा था, ऐसा हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे। तो उसी टाइप का यहाँ भी वेरिएशन हो सकता है। अब वेरिएशन बेसिकली दो जगह हो सकता है, एक वेरिएशन H2O में हो सकता है, इसका जगह D2O आ गया, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा NaBH4, ये थोड़ा नया टाइप का रिएजेंट आया है तुम लोगों के सामने, ये तुम लोग को जानना होगा कि इसमें होता क्या है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आगे हम लोग रिडक्शन में इस चीज को पढ़ेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको। बी के साथ हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग NaBD4 भी आराम से ले सकते हैं, NaBH4 की जगह पे NaBD4, ऐसा भी हम लोग आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को मैकेनिज्म ध्यान नहीं रहा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ऑल्दो अगर तुम लोग को 3 क्वेश्चन हम केवल बोलेंगे, 3 क्वेश्चन, एक में जो रिएजेंट यहाँ लिखे ये दे देंगे, दूसरे में केवल D2O दे देंगे, तीसरे में केवल NaBD4 दे देंगे, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कब कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट अगर मान लो इन केस भूल गए तो मैकेनिज्म ज्यादा हेल्पफुल होता है रिकॉल करने के लिए चीजें। मैकेनिज्म के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट मैकेनिज्म फिर भी बता देंगे ताकि हम लोग को चीजें थोड़ी याद रहे, हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ पाए। बाकी रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है। अगर हम लोग एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं ऐसा, इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कराते हैं, OMDM मतलब ऊपर वाला रिएजेंट, तो प्रोडक्ट में हम लोगों को अल्कोहल मिलेगा और दूसरा हम लोगों को बाहर साइड में H मिलेगा, मतलब अंदर OH और बाहर H। द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मतलब जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे हम लोगों को मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, मार्कोवनिकोव के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है। अब होता क्या है इसमें, ये डिस्कशन का पार्ट है। सबसे पहला पार्ट होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। एक पार्ट है अपना ऑक्सी और दूसरा मर्क्यूरेशन वाला पार्ट, मतलब ऑक्सी वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है और मरकरी वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसको कंप्लीटली ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोला गया है। दो चीजें यहाँ से आ रही है, OH ग्रुप यहीं से ऐड हो रहा और मरकरी Hg ये भी यहीं से ऐड हो रहा, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन वर्ड एसोसिएट कर रहे हैं हम लोग। उसको इस तरीके से समझना,
जो हम लोगों का HgOAc होल ट्वाइस है, Hg के साथ OAc, अगर तुम लोग को याद हो तो इस चीज को हम लोग एसीटेट बोला करते हैं, या तो किसी को होगा नहीं कॉमन है, बट OAc मतलब ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इस यूनिट को हम लोग AC से डिनोट करते हैं। तो अगर OAc लिखा गया इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा हम लोग का स्ट्रक्चर होगा होल ट्वाइस। ये पार्ट अपने आप को डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके HgOAc होल ट्वाइस के जगह पे सिंपली HgOAc में रखेगा और दूसरा हम लोगों का ACO माइनस यहाँ से सेपरेट आउट हो जाता है। इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप। तो इससे होता क्या है कि हम लोगों को मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पहले 2 बॉन्ड था, अभी 1 बॉन्ड है, इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है कि हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल मिलना शुरू हो गया। अब हम लोगों का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, Hg+ वाला पार्ट, इसके साथ हम लोग को OAc, हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। आराम से ये प्लस वाला पार्ट इस अल्कीन के साथ कंबाइन करेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन टाइप का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी मतलब जो He वाला पार्ट है उसके साथ जो हम लोग को OAc है वो तो जैसा था वैसे ही रह गया, लेकिन हम लोगों का जो मरकरी वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना के नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही चीज। इसके बाद हम लोगों का वाटर आता है काम में। पानी क्या करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, तो जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कैरेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली बात है बीच वाले पार्ट पे, तो यहाँ से हम लोग का H2O इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके मरकरी के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तब इसके वजह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा कि अपना 3 कार्बन का बॉन्ड बाहर वाले पार्ट पे Hg न्यूट्रलाइज हो गया, OAc के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और अंदर वाले पार्ट पे फिर से वही एंटी एडिशन रिएक्शन है। अंदर वाले पार्ट पे हम लोग का OH2+ का फॉर्मेशन हुआ। ये हम लोग बहुत बार मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुके हैं, चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कभी भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उस पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आराम से हम लोग H+ को रिमूव करके कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ तक का हुआ जहां पे हम लोग मरकरी वाले ग्रुप को ऐड कर चुके और OH ग्रुप को ऐड कर चुके। ये स्टेप इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ तक का पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। अब एटलीस्ट तुम लोग को ना आज जैसे हम तुम लोग को ये पॉइंट जो बताए, ये चीज आज तुम लोग को बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि अच्छा हाँ ये तो लास्ट क्लास में देखे थे। इसीलिए बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। थोड़ा क्लास बोरिंग होता है, बहुत धीरे होता है, बट उसमें क्या है कि चीजें सीख पाएंगे आराम से। जब वही चीज रिपीट होगा तो तुम ये तो कल ही देखे थे, ये तो घटिया सा चीज है, 2-4 पॉइंट है याद रखेंगे अपने आप काम हो जाएगा। इन चीजों को सुनने का है थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा पार्ट आता है। स्क्रीन थोड़ा ऊपर करे, तुम लेट का है पहले ही बता। लेट, सॉरी सर। सॉरी सर, तुम तो घर में रहती है, तुम तो बाहर भी नहीं जाती है, टंडेली में आते रहती है इधर उधर। नो सर। तो क्या करती है, क्लास का टाइमिंग का ध्यान नहीं रहता है, सिटी सेंटर घूम रही होती है तुम। नो सर, ये सब काम नहीं करते हैं। अच्छा चलो, हम जब बोकारो में रहते थे ना तो मेरा हर जगह कैमरा लगा हुआ था, तो हमको मालूम पड़ता था सिटी सेंटर में क्या एक्टिविटी चल रहा है, सबका मालूम रहता था हमको। अभी हम वहां पे नहीं है ना, तो मेरा विजिलेंस जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो खैर, आते हैं हम लोग डीमर्क्यूरेशन पे। पहले स्टेप में मर्क्यूरेशन हुआ, अभी डीमर्क्यूरेशन कराना है, मतलब मरकरी ग्रुप को हटाना है। ऑक्सी डीमर्क्यूरेशन नहीं है, OH को नहीं हटाना है, केवल डीमर्क्यूरेशन मरकरी को हटाना है। यहाँ पे हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड काम में आएगा। सबसे पहला चीज आयनिक कंपाउंड है, Na+ देगा और BH4- देगा, मतलब BH3 जो हम लोग का बोरेन वाला पार्ट है उसमें एक H- ऐड करके BH4 बना दिया, BH4- बना दिया। ये BH4- अपना H- हटाएगा, वो दे देगा बाहर, और BH3 सेपरेट हो गया। H- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जस्ट डबल कर दिया उसके इलेक्ट्रॉन को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी आती है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तुम लोग ऐसा समझो कि नाइट्रोजन, अमोनिया अगर न्यूट्रल होता है तब ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर हम लोग NH2- बना दे तो ये और स्ट्रॉन्गर बेस है, काफी स्ट्रॉन्गर बेस है।
और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लेस स्टेबल है, ये और भी स्ट्रॉन्गर बेस है। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और भी लेस स्टेबल है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बेस का केस निकल के आता है यहाँ पे। बट खैर हम लोग उसको ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उसको न्यूक्लियोफाइल से ही रिलेट करते हैं, और उसको हम लोग एक कॉमन नेम में तुम लोग को याद होगा ही, हाइड्राइड बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको SPS से भी डिनोट कर दिया करेंगे हम लोग, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करेंगे। तो ये हम लोग का एक हाइड्राइड डोनर होता है जो H- डोनेट कर सकता है। अब H- क्या करेगा, हम लोग अगर इसकी बात करें तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर था उसमें OH ग्रुप था, और उसके अलावा यहाँ पे HgOAc ग्रुप दे रखा था। तो इस स्ट्रक्चर में H- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से मरकरी को हटा देता है। ऑल्दो अगर तुम लोग ढंग से सोचो या ढंग से हम लोग डिस्कशन करें, ये स्टेप हम लोग SN2 स्टेप होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। बट क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो हम उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। हम लोग जाएंगे सबसे शुरू के लेक्चर में, जब हम लोग इनिशियली रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट वगैरह सब डिफाइन कर रहे थे, कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाया। तो वही काम यहाँ पे किया हम लोगों ने, कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, वो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके मरकरी वाले ग्रुप को हटाया वहां से। तो इसके वजह से हम लोगों के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में OH के जस्ट बगल में H का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्ट में ये चीज मिलता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड था वहां से हम लोग को H मिला, वो मरकरी वाले पोजीशन पे गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जहां पे ऐड हो सकता था वहां पे हम लोग को NaBH4 के तरफ से हाइड्रोजन मिला। तो अगर हम लोग कुछ इसमें खुराफाती करने की कोशिश करें, खुराफाती है जिनकी, जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग कराना है, पहले स्टेप में हम लोग H2O का एडिशन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ HgOAc होल ट्वाइस, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। और दूसरे स्टेप में हम लोग NaBH4 को यूज करें, तब तो हम लोग को हाइड्रोजन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट बनाना तुम लोग को बहुत सिंपलिस्टिकली आएगा, अभी क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर भी करेंगे। बट अगर हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, NaBH4 की जगह NaBD4 डालते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला चीज कि हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल OH है, अल्कोहल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल। कार्बोकेटायन बन नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट का केस ही नहीं है, सोचना ही नहीं अपने को। तो हम लोगों का OH वाला पार्ट अंदर वाले पार्ट पे जाएगा जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा। बाहर पे हम लोगों को NaBH4 के तरफ से H मिलता, उसके जगह भी यहाँ पे D मिलेगा। तो इसीलिए मैकेनिज्म याद रखना थोड़ा जरूरी है, कि हम लोगों का अगर ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया रिएजेंट वाले पार्ट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। अगर मान लो मरकरी की तरफ से कोई चेंज होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मरकरी तो वैसे भी हट जाना है। जैसे ऐसा अगर हम दिमाग लगाने की कोशिश करते कि Hg के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CD3 होता, तो इस ड्यूटेरियम के चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा जो दिया है वैसा ही रहेगा। ये अपने किसी काम का नहीं रहता, केवल यहाँ ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने से प्रोडक्ट्स में वेरिएशन हो सकते हैं। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना, अदरवाइज बाकी चीजें बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें डिफिकल्टी का पॉइंट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस फॉलोइंग मार्कोव-निकोव एडिशन रूल। Non-classical carbocation is formed, therefore no carbocation rearrangement takes place। बस ये दो पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद एक और सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराता हुआ एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। खैर यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को, पहले तो पूछ लो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते सर। यहाँ पे H जो लगा है वो भी एंटी एडिशन है ना? H जो लगा है वो एंटी एडिशन है, लेकिन एक चीज सोचो, OH वाला पार्ट और H वाला पार्ट तो सेम ही साइड आ जाएगा ना। हाँ मतलब आ जाएगा। हाँ ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। और कोई डाउट तो पूछो। चलो ठीक है, अगर इसमें डाउट नहीं है तो अगला जो रिएक्शन अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देख के तो मालूम पड़ ही रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन वर्ड यूज कर रखे हैं, तो ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन है। इसको हम लोग नॉर्मली HPO से डिनोट कर दिया करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग HPO से आराम से डिनोट कर दिया करेंगे। इसमें भी रिएजेंट ध्यान रखना है पहला चीज, और उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें भी हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। रिएजेंट वाले पार्ट में पहले स्टेप में हम लोग यूज करते हैं B2S6 का, या फिर B2S6 की जगह सिंपली ट्राइबोरेन दे रखा होगा BS3, और इसको हम लोग यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान।
THF। और दूसरे स्टेप में फिर हम लोग आराम से H2O2 के प्रेजेंस में H2O का एडिशन करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग BH3 का एडिशन, मतलब उसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, और दूसरा स्टेप हम लोग H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ऐसा हम लोग रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का जो रिएक्शन है, सॉरी H2O नहीं, यहाँ पे OH माइनस वाला पार्ट, हम लोग H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस रिएजेंट यूज करते हैं। तो हम लोगों को प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड में अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराए तो प्रोडक्ट बड़ा यूनिक बनता है। अभी हम लोग का OH अंदर बना था, जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होने पे ये OH वाला जो पार्ट होता है ये बाहर चला जाता है और अंदर वाले पार्ट पे H आता है। तो यहाँ पे जो अपना OH है, जो हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल मान रहे थे अभी तक वाटर के एडिशन में, हाइड्रोबोरेशन सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में एज अ न्यूक्लियोफाइल जो मान रहे थे, वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाहिए था अंदर वाले कार्बन पे, बट उसके बजाय बाहर वाले कार्बन पे ऐड हो गया। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग एंटी मार्कोवनिको एडिशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसा लास्ट क्लास में क्वेश्चन में डिस्कशन में आया था, जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था अपने को उसको मार्कोवनिको प्रोडक्ट बोलते, तो उसका अपोजिट अगर प्रोडक्ट मिल गया तो हम लोग आराम से एंटी मार्कोवनिको एडिशन प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी यहाँ पे भी कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये बड़ा सिंपल सा रूल है, मैकेनिज्म के थ्रू मालूम पड़ जाएगा। फिर से इसमें दो चीजें हैं। हाइड्रोबोरेशन सबसे पहला स्टेप, हम लोग केवल हाइड्रोबोरेशन कराते हैं। हाइड्रोबोरेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन एंड बोरोन का एडिशन, इसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। बड़ा मजेदार तरीके से इसको हम बताएंगे। मान लो जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग BH3 के साथ कराते हैं तो इसमें दो चीजें हैं बेसिकली, दोनों को ध्यान रखना है। ये स्टेप एक्चुअल में इस तरीके से होता है कि अल्कीन तो न्यूक्लियोफाइल है, बाय डिफॉल्ट न्यूक्लियोफाइल है। बोरोन का अपने को मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसा लिख देते हैं हम अभी के लिए, यहाँ पे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तब इस केस में हम लोग आराम से इसको इलेक्ट्रोफाइल के लिए यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अपना अल्कीन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा बोरोन के ऊपर। जैसे ही बोरोन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो बोरोन पे माइनस चार्ज बनेगा, जैसा ऊपर BH4 माइनस था वैसा ही कुछ माइनस चार्ज बनेगा। अब जैसे ही माइनस चार्ज बना तो हाइड्रोजन वहां से हटना चाहेगा, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा। जैसे ही हम लोग अपने अल्कीन के पाई बॉन्ड को बोरोन पे डाले तो बोरोन पे माइनस चार्ज आया और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया। साइमल्टेनियसली जो हम लोगों का यहाँ बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज आया उसके वजह से हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक करके हटना शुरू हुआ और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, जिसके वजह से हम लोग का बोरोन का माइनस चार्ज हटना शुरू हुआ। फिर से हम बोल रहे हैं इस स्टेप को, पाई बॉन्ड बोरोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया तो हम लोगों के बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होना शुरू हुआ और कार्बन में बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हुआ। बट जैसे ही बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होना शुरू हुआ तो हाइड्रोजन वहां से अपना बॉन्ड लेके हटना चाहेगा, बोरोन के माइनस चार्ज को खत्म करना चाहेगा और हाइड्रोजन अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके बाहर निकलने की टेंडेंसी में आता है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो H माइनस बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन के ऊपर कोऑर्डिनेट कर देता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज वहां पे दिख रहा है। तो एक प्लस एक माइनस बन रहा था वो आपस में कंबाइन करना वापस से शुरू भी कर देता है। तो काइंड ऑफ हम लोग इस पूरे पार्ट को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम खराब होगा कि हम लोग के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक H और बोरोन वाला पार्ट, हम लोगों का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, कार्बन बोरोन का बॉन्ड बनेगा। मतलब स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन का 3 बॉन्ड है, इस कार्बन पे हम लोग को BH2 मिल गया और अंदर वाले पे हम लोग को हाइड्रोजन मिल गया। ऐसा स्ट्रक्चर सोचा जा सकता है, बनाने का तरीका सोचा जा सकता है। तो कार्बन के स्केलेटन पे हम लोगों को हाइड्रोजन मिल गया, बोरोन मिल गया, इस चीज को हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आराम से बोल सकते हैं। ये हम लोग का एक बेसिक स्टेप है जो अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों के बोरोन पे अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो हम लोगों का जो कार्बन चेन है, जो अल्कीन है, वापस से सेम काम करेगा। बोरोन वाला पार्ट कार्बन पे जाएगा, हाइड्रोजन को कार्बन पे डाल देगा। ऐसा हम लोग 2 बार कर सकते हैं, मतलब 2 मोल्स के लिए कर सकते हैं आराम से।
क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दोनों हाइड्रोजन को हम लोग आराम से रिप्लेस कर पाएंगे। तो अपने स्ट्रक्चर में बोरोन वाले पार्ट पे, क्योंकि सबसे बाहर वाले कार्बन से अटैच था, तो एक कार्बन चेन अटैच हुआ, फिर दूसरा कार्बन चेन अटैच हुआ, फिर ये तीसरा कार्बन चेन अटैच हुआ, और हर एक बगल वाले कार्बन के ऊपर हम लोग का एक एक हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैच हो रखा है। इस चीज को हम लोग हाइड्रोपोरेशन स्टेप बोला करते हैं। अगर यहाँ तक के पार्ट में कुछ परेशानी है, कुछ डायग्राम देखना है तो देख सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। चलो ठीक है। अब इसके बाद स्टेप आता है अपना ऑक्सीडेशन का। ये तो केवल हाइड्रोपोरेशन था, यहाँ के बाद शुरू होता है ऑक्सीडेशन। हाँ बोलो। इसका लास्ट स्टेप नहीं समझ आया, ये जो आप लास्ट स्टेप नहीं समझ आया तो इसको ऐसा समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर गया, बोरोन वाला जो पार्ट है वो हम लोग के दूसरे कार्बन के ऊपर गया, यहाँ का बॉन्ड हट गया। समझ सकते हैं ऐसा? हाँ। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। डाउट है तो पूछ ले, डाउट होने पे हेजिटेट नहीं करना है। डाउट पूछेगा तो हम थोड़ा और सिंपल तरीका बता देंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोच के देख लो, ये सोच के देख लो, ऐसा करके देख लो, ये करके देख लो। जितना डाउट पूछेगा उतना तरीका बताएंगे, डाउट नहीं पूछेगा नहीं बताएंगे, जब डाउट नहीं पूछेगा भारी तरीका बताएंगे, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर उसके बाद अपना अगला स्टेप आता है ऑक्सीडेशन का, जहाँ पे H2O2 का रिएक्शन हम लोग OH माइनस के साथ करते हैं। तो H2O2 में स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। अगर तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, तो स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से यहाँ से H+ हट जाता है और O माइनस का फॉर्मेशन, ऐसा पेरोक्साइड से H+ हट के O माइनस का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो O माइनस है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला क्या काम करता है एक्चुअल में, कि बोरोन के साथ जो 3 का कार्बन चेन था हम लोगों का, उस बोरोन वाले पार्ट में अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने से क्या होगा, तो कुछ कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि बोरोन वाले पार्ट पे हम लोग के पास 3 कार्बन चेन्स थे, और उन 3 कार्बन चेन के अलावा हम लोगों का जो पेरोक्साइड वाला पार्ट था वो ऐड हो गया। ऐसा मेंशन कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे H होना चाहिए। ये हम लोग का एक बेसिक स्टेप है। एंड साथ ही साथ बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए, क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया। ये जो स्टेप है इसमें फिर से वही प्रॉब्लम कि हम लोग का बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज आना शुरू हो रहा है। इसको हटाने का क्या तरीका है, कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। हम लोग का जो कार्बन चेन है वो शिफ्टिंग में जाता है थोड़ा, मतलब जो पूरा कंपाउंड है वो अपने आप को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करके दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, कि ताकि बोरोन का नेगेटिव चार्ज हट जाए। क्योंकि बोरोन का नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी होना चाहिए। अगर वैसा स्पीसीज नहीं है तो फिर तो हटाना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा नहीं हो सकता। और जैसा अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि BH4 है, BH4 माइनस, तो यहाँ से BH3 बनेगा और H माइनस हटेगा। तो सिमिलरली यहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर है कार्बन चेन, उसमें से हम लोग कुछ हटा सकते हैं। कोई बोल सकता है कि सर ऑक्सीजन वापस भी तो हट सकता है, क्या परेशानी है? जब ऑक्सीजन ऐड हुआ फिर वापस हट गया, अच्छी बात है। पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन हटा, फिर से ऑक्सीजन आएगा, फिर सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर ऑक्सीजन हटेगा, फिर सेम स्ट्रक्चर आएगा, तो ज्यादा काम का नहीं है। बट अगर कार्बन हटता है तो कार्बन थोड़ा कलाकारी करता है। बेसिकली कार्बन चेन वाला पार्ट हम लोगों को थोड़ा आगे लेके चला जाता है। आगे मतलब ये बगल वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन हम लोगों का शुरू हुआ था केमिकल बॉन्डिंग से, आज वापस से रिपीट कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग का जब हम तुम लोगों को लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाते हैं तो उसमें हम ऐसा बोला करते हैं कि पेरोक्साइड बॉन्ड अवॉइड करना, अनटिल अनलेस की और कोई ऑप्शन नहीं है, पेरोक्साइड बॉन्ड अवॉइड करना, और कभी भी एक से ज्यादा पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है नेचर में। अब तक शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया होगा कि ऑक्सीजन में 2-2 लोन पेयर है, इसके प्रेजेंस के वजह से जो रिपल्शन आता है उसके वजह से पेरोक्साइड बॉन्ड काफी वीक नेचर का होता है। तो अपना जो इस पूरे कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है ये काफी वीक नेचर का है। थोड़ा सा भी इसको फोर्स मिला ये टूटने की टेंडेंसी में होता है। तो एक्चुअल में जो C माइनस बनता है वो कार्बन का स्ट्रक्चर अपने आप को माइनस चार्ज के फॉर्मेट में डालने की कोशिश करता है और बगल वाले पे शिफ्ट हो जाता है लगे हाथ।
तो यहाँ से ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं कि हम लोग का कार्बन बगल वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से पेरोक्साइड बॉन्ड ब्रेक करके हट गया, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वीक है, उसको ऐसे ही ब्रेक हो जाना है। तो ये पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट का स्टेप होता है, कार्बन चेन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, उसके वजह से हम लोगों का जो OH वाला ग्रुप है वो ब्रेक करके हटता है। तो अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा कि हम लोग का बोरोन वाले पार्ट के ऊपर एक कार्बन चेन लेफ्ट साइड में, चलो उसको ऊपर के साइड दिखा देता है, हम लोगों का 2 कार्बन चेन वाला पार्ट जिसको अभी तक के लिए हम छोड़ रखे हैं वैसा ही रह गया, और दूसरा ऑक्सीजन पे जो हम लोग का तीसरा कार्बन चेन था, चलो ऐसा दिखा देते हैं, ये तीसरा कार्बन चेन, ये तीसरा कार्बन चेन हम लोग के ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया। तो बेसिकली हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आया, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग H2O2 के 1 मोल के साथ रिएक्शन कराए, हम लोगों का एक HOO- मिला, और वो एक HOO- वाला पार्ट जब रिएक्शन किया तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर मिला। अगर हम लोग इसी टाइप से कुछ और भी रिएक्शंस कराए, कुछ और भी रिएक्शंस कराने का मतलब, अगर हम लोग साइमल्टेनियस रिएक्शन कराए H2O2 प्लस OH- का, अगर हम लोग 2 मोल्स लेके चले, मतलब 2 स्टेप्स में रिएक्शन कराए, तो हम लोग ये बोरोन वाले पार्ट पे ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन चेन, दूसरा ऑक्सीजन के साथ दूसरा कार्बन चेन, तीसरा ऑक्सीजन के ऊपर तीसरा कार्बन चेन, ऐसा कुछ आराम से बन जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद कुछ नहीं करने का, उसके बाद तो जो वाटर है मीडियम में प्रेजेंट वो भी अपना काम कर देगा, जो OH- वो भी अपना काम कर देगा। OH- यहाँ डालो और यहाँ से ग्रुप को हटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं। पहले OH- ऐड हुआ, फिर पूरा कार्बन चेन वाला पार्ट हट गया ओवरऑल, तो एक OH- एक ग्रुप को हटाया, दूसरा OH- वाला पार्ट दूसरे को हटाएगा, तीसरा OH वाला पार्ट तीसरे को हटाएगा। तो ये काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख देते हैं अभी के लिए कि इस तरह का अगर हम लोग 3 मोल लेके चले, तो हम लोग स्ट्रक्चर में बोरोन के ऊपर 3 OH ग्रुप ऐड होगा, मतलब H3BO3 का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ कार्बन चेन से एसोसिएटेड जो O- है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ये हम लोग का बेसिक पार्ट है। बाकी अब इसके बाद जो मीडियम में प्रेजेंट वाटर है, वाटर वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन करके आराम से अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, हम लोग को प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन मिल गया। ये हम लोग का बेसिक स्टेप है जो अपने को ध्यान रखना होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत काम का नहीं है, एक तो इतना आसान भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। 2 रीजन से ध्यान रखना है, एक तो वही कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, तब क्या करेंगे, पहला चीज, और दूसरा जो ये हम लोग का रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखना है कि जिस साइड बोरोन के ऊपर कार्बन था, एग्जैक्टली उसी साइड हम लोगों का ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। मतलब अगर हम लोग ऐसा बोले कार्बन चेन के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कि अगर हम लोग के कार्बन वाले पार्ट पे बोरोन सॉलिड के तरफ से ऐड हुआ है, तो हम लोग का जब इसमें OH ग्रुप का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, तो ये भी हम लोग के सॉलिड के तरफ से ही होगा। अब इसमें आएगा क्या पॉइंट, ये बहुत मैटर करता है, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल पूछा जा सकता है, जैसे पहला चीज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे हम लोगों ने हाइड्रोजन एंड बोरोन ऐड किया, तो हाइड्रोजन एंड बोरोन जब ऐड किया, एक ही बार में ऐड किया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम लोगों का हाइड्रोजन जिस साइड ऐड हुआ, बोरोन भी उसी साइड ऐड होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा हम ये बोले कि बोरोन के जगह पे हम लोग का ऑक्सीजन आया, एग्जैक्टली सेम साइड से आया, मतलब कि हम लोगों का जिस साइड बोरोन है, अगर उधर ही OH ग्रुप आ रहा है, तो ओवरऑल जिस साइड हम लोग का H ग्रुप का एडिशन हो रहा है, उसी साइड हम लोग के OH ग्रुप का एडिशन भी हो रहा है, मतलब सिन एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाए, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लेके जा रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन कर देता है। ऐसा हम लोग के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोगों का जो OH ग्रुप है वो तो अंदर ही ऐड होगा, लेकिन अगर OH ग्रुप सॉलिड पे ऐड हुआ, तो हम लोग का जो H ग्रुप वाला पार्ट है वो भी सॉलिड पे ही ऐड होगा, हमेशा सिन एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस एक चीज का ध्यान रखना। बाकी प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर हम लोग ऊपर का डिस्कशन पुट आउट करें, तो हम लोगों का जो, अच्छा सॉरी, इसमें हम एक छोटा सा गलती कर दिया, OH वाला पार्ट नीचे जाएगा, एंटी मार्कोनी को एडिशन होना है, ऐसा। हाँ, प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग अगर एक चीज देखें कि हम लोग का प्रोडक्ट में H कहाँ ऐड हुआ था और ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ था, तो हम लोग का जो H वाला पार्ट है वो अंदर के साइड में ऐड हुआ है, क्योंकि पूरा कहानी ही पलट चुका है। हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH रहा ही नहीं,
न्यूक्लियोफाइल अगर तुम लोग देखो इधर लेफ्ट साइड में तो H बन गया है, बोरोन इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी भी मार्कोवनिकोव रूल गलत नहीं है, मार्कोवनिकोव रूल सही है, बट हम लोग का जो एक परसेप्शन है ना कि न्यूक्लियोफाइल OH होगा, वो न्यूक्लियोफाइल ही गड़बड़ हो गया है, न्यूक्लियोफाइल इस पर H बन गया है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल H बन गया है तो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट वहीं ऐड हुआ जहां पे हम लोग को लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो इस केस में जहां बोरोन गया जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ऐड हुआ था, उसी पोजीशन पे क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है तो हम लोग को एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ऑल्दो ये बोलना थोड़ा गलत है, मार्कोवनिकोव रूल गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट हम लोग का जो परसेप्शन है कि न्यूक्लियोफाइल OH होना चाहिए, ये OH वाला पार्ट हम लोगों को प्रोडक्ट में ऐसे जगह ऐड होता दिख रहा है जो कि एंटी मार्कोवनिकोव हम लोग कंसिडर किया करते हैं। अदरवाइज क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग का H न्यूक्लियोफाइल है, वो तो सही जगह पे ऐड हो रहा है। रूल अभी भी गलत नहीं है, बट प्रोडक्ट का परसेप्शन थोड़ा हम लोग अलग तरीके से लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये लिखा करते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये हम लोग ऐसा लिख दिया करते हैं, लेकिन थोड़ा तुम लोग को ध्यान रखना है कि रिएक्शन तो रूल के हिसाब से ही चल रहा है, बस ये है कि हम लोग का न्यूक्लियोफाइल ही इधर गड़बड़ हो गया, न्यूक्लियोफाइल चेंज हो चुका है। बाकी सीन एडिशन रिएक्शन है, सिंपली इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे लिख भी देते हैं, और नोट्स कॉपी में तुम लोग को ये सब चीजें मिल जाएंगी, बहुत ही सिंपलिस्टिक चीजें हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, कहीं कार्बोकेटायन नहीं बना, इसका मतलब रीअरेंजमेंट का कोई केस नहीं है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आराम से देख सकते हैं। तो अभी ना तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जिसको डाउट पूछना होगा पूछ लेना। 2-3 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा बहुत वेरिएशन पुटअप करके देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि तुम लोग को एग्जैक्ट डिफरेंस मालूम पड़े। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल अगर हम लोग ये दें कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ तो क्या बनेगा। दूसरा सवाल ये दे कि अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएं तब क्या बनेगा। और तीसरा सवाल अगर हम लोग ये दे कि हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं तब क्या बनेगा। तो पहला चीज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट विद OH ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और OH न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है वो अलग चीज है, बट OH को हम लोग न्यूक्लियोफाइल के जैसा टेक कर रहे हैं, तब उस केस में मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब OH वाला पार्ट अंदर वाले कार्बन पे जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब कैरी आउट करेंगे तो एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट टेकिंग OH एज अ न्यूक्लियोफाइल या कंसिडरिंग OH एज अ न्यूक्लियोफाइल हम लोग का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब अगर हम लोग को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ पे OH आएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट हम लोग का इधर बन गया। अब उसके बाद बचता है अपना ये स्टेप, इसमें क्या बनेगा भाई। तो सबसे पहला चीज H2O के साथ H+, मतलब क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है। अगर क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है तो पहले कार्बोकेटायन बनाएंगे, और कार्बोकेटायन जब बनाएंगे तो उसके बाद रीअरेंजमेंट चेक करेंगे। पहले पार्ट में अगर यहाँ पे 1 और 2 नंबर की बात करें तो 2 ज्यादा स्टेबल है अगर बनेगा तो, बट 2 ज्यादा स्टेबल होने के बाद भी हम लोग का रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो अपना कुछ इस तरीके का हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट यार, अगर हम लोग का एक्सपेंशन होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट कंसिडरेशन में डालना शुरू कर सकते हैं कि ऐसा हम लोग का प्रोडक्ट बना, इसका हम लोग एक्सपेंशन कराए, ये पार्ट इधर शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर नीचे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को 6 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। फर्दर हम लोग का शिफ्टिंग होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बगल वाले पे जाएगा, इसका मतलब 6 मेंबर रिंग में टर्शियरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। फर्दर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब H2O का OH उधर ऐड होगा, उधर से H+ हट रहा होगा, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को 6 मेंबर रिंग में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर हम लोग को रिंग एक्सपेंशन नहीं कराना है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं कराने के लिए हम लोग आराम से OMDM या HBO का यूज कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ये आएगा हम लोग के पास आगे। कन्वर्जन सीखने से पहले ना अपने को एक चीज मालूम होना चाहिए, रिएजेंट्स का प्रैक्टिस प्रॉपरली होना चाहिए। अगर हम लोगों को एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, तुम्हारे मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा और ऐसे भी आएगा। तो अगर कन्वर्जन का सवाल है तो रिएजेंट्स एकदम बिल्कुल हैंडी होने चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट यूज करने पे क्या गड़बड़ी हो रहा है, कौन सा रिएजेंट या फिर कौन सा कन्वर्जन में ये चीज फंसने वाला है। वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आएगा, शुरू में नहीं आएगा।
रिएजेंट्स के साथ यूज टू हो जाओ, कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अपने आप, धीरे 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 तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि इस कंपाउंड को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कंपाउंड को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और भी चीजें अपने को जाननी पड़ेंगी। अब इसके बाद हम लोग का ये पहला सवाल कवर हो गया। जिसको भी डाउट है आराम से पूछ सकता है। रवि तुम कोई डाउट पूछ रहा था, पूछ लो। सर मैकेनिज्म दिखाएगा लास्ट वाला का? पूरा मैकेनिज्म शुरू से लास्ट तक? सर वो मिडिल वाला पार्ट। बोलो। सर थोड़ा नीचे स्क्रीन करिए। थोड़ा नीचे? ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया? क्या हो गया? सर वो लिख रहा था। अच्छा लिख रहा था। अरे नोट्स कॉपी में पढ़ा हुआ काहे लिख रहा है, काहे परेशान हो रहा है? नोट्स कॉपी में देख करके उसी पेन चला दे। सवाल में कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में? तो बताओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा सवाल हम और करेंगे, तो उससे हम लोग का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मान लो जैसे अगर हम लोग ये कंपाउंड लेके चले, इस कंपाउंड का जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं BD6, जैसे BD3 ले लेते हैं, और BD3 वाले पार्ट के अलावा हम लोग का रिएजेंट है THF, और इसके अलावा हम लोग फिर सेकंड स्टेप में H2O2 के साथ OH- यूज कर रहे हैं। तब इस केस में हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम लोग के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, बोरोन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस है, तो हम लोग को प्रोडक्ट में OH ग्रुप मिलेगा एंटी मार्कोवनिकोव पे। मार्कोवनिकोव में OH अंदर आता, बट अदरवाइज एंटी मार्कोवनिकोव में OH बाहर जाएगा। तो OH तो हम लोग को बाहर मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशन है। BH3 की जगह BD3 है, मतलब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर H आता उसकी जगह पे हम लोग का BD3 की तरफ से ड्यूटेरियम वाला ग्रुप आ गया। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक कार्बन पे ड्यूटेरियम, एक कार्बन पे OH, ये हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ऐसा सोचा जा सकता है। और बाकी दूसरा वेरिएशन क्या है? तो जो हम लोग का नीचे H2O2 था, H2O2 के साथ OH-, इसकी जगह D2O2 हो जाएगा और OD- हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रक्चर हुआ तो हम लोग के प्रोडक्ट में ऊपर हम लोग का OD का फॉर्मेशन होगा। केवल इस पॉइंट के वजह से ये मैकेनिज्म थोड़ा जानना होता है कि हम लोग को एग्जैक्टली कहाँ पे H मिलेगा, कहाँ पे OH मिलेगा, उसमें वेरिएशन किस तरीके से हम लोग पुट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैकेनिज्म बहुत काम का नहीं है। मतलब जहां तक मेरा परसेप्शन है, ये मैकेनिज्म बहुत काम का नहीं है, कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसके बिना भी आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हल्का भी नहीं है, इतना आसान नहीं है मैकेनिज्म जो दिखाई देता है यहाँ पे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑक्सीमर्कुलेशन तो फिर भी थोड़ा आसान है, हाइड्रोबोरेशन तो इतना आसान नहीं है मैकेनिज्म। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। ऑल्दो अभी 9:45 ही हुआ है तुम लोगों का, अभी चाहे तो हम अल्काइन का रिएक्शन भी कवर कर सकते हैं। अल्काइन में एक्चुअल में कुछ ज्यादा हम लोग को कवर करना नहीं है, उसमें अल्कीन के ही रिएक्शंस बस लिख देने हैं, याद कर लेने हैं, कहानी खत्म। एक पेरोक्साइड इफेक्ट है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज बाकी चीजें बहुत ही सॉर्टेड है, बाकी चीजों में हम लोग कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो अगला टॉपिक हम रिएक्शन ऑफ अल्काइन डिस्कस कर लेते हैं पहले, और रिएक्शन ऑफ अल्काइन के बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा पेरोक्साइड इफेक्ट वाला पार्ट। रिएक्शन ऑफ अल्काइन में एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, और उसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स है वो अल्कीन के ही जैसे रिलेटेड है, क्योंकि अगर तुम लोग सोचो तो डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब एक पाई बॉन्ड की जगह 2 पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड का रिएक्शन की जगह डबल पाई बॉन्ड का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन वाला पार्ट बहुत ही यूज टू है, सिमिलर टाइप का है, बस एक डिफरेंस है यहाँ पे कि हम लोग का जब कार्बोकैटायन बनता है तो उस केस में अल्काइल कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन बनता है, जबकि अगर हम लोगों के ट्रिपल बॉन्ड में कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि हर जगह कार्बोकैटायन तो बन रहा है, नॉन क्लासिकल बन रहा है, क्लासिकल बन रहा है, बट कार्बोकैटायन बन रहा है। हम लोगों के इस डबल बॉन्ड के ऊपर जो कार्बोकैटायन है, विनाइलिक कार्बोकैटायन या फिर जो हम लोग का डबल बॉन्ड का कार्बोकैटायन है, ये काफी अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल है तब ये बनना नहीं चाहेगा जल्दी, और अगर नहीं बनना चाहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अल्कीन वाला जो पार्ट है वो भी रिएक्शन जल्दी नहीं करता, बट रिएक्शन करके फिर भी ठीक ठीक खुश है। बट जो ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल्दो इसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है,
बट क्योंकि इसका बनने वाला कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है तो ये जल्दी नहीं बनना चाहेगा, बनेगा बट बहुत धीरे बनेगा। तो हम लोग ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं कि हम लोगों का रिएक्टिविटी के कंसिडरेशन में, और ये पॉइंट अपने को याद रखना है ये, लेकिन तभी याद रखना है जब हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टिविटी के कंसिडरेशन में ऑल्दो अल्कीन वाले पार्ट में एक ही पाई बॉन्ड है, अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट स्टिल हम लोगों का अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। इस एक छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ही रखना है। क्यों ऐसा, तो ऐसा लिख देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल विनाइल कटायन। जो विनाइल कटायन वाला पार्ट है वो लेस स्टेबल है, उसके फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों को थोड़ा लेस रिएक्टिविटी मिलता है। अब इसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम, ज्यादा भी नहीं है प्रॉब्लम, एक जगह प्रॉब्लम आता है वाटर के एडिशन में, बाकी अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते, बट वाटर के एडिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ HX या रिएक्शन विथ HX कर लो तो ज्यादा बेटर है। रिएक्शन विथ HX, हम लोग का जो हाइड्रोजन हैलाइड था क्या वहां पे हुआ था, तो डबल बॉन्ड वाले पार्ट में जब हम लोग HX का एडिशन करा रहे थे तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोगों को अंदर वाले पे X मिल रहा था, बाहर वाले पे H मिल रहा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड के टाइम पे ये हुआ था, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ कोई बात नहीं, ऐसा ही रहेगा। और क्योंकि एक और पाई बॉन्ड है तो हम लोग का अगला HX फिर से फर्दर रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो जिस कार्बन के ऊपर पहले हेलोजन था एग्जैक्टली उसी कार्बन के ऊपर दूसरा हेलोजन वाला पार्ट भी आएगा। और क्योंकि हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप है, इस चीज को हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जैसे विस्नल था वैसे यहाँ पे हम लोग का जेमिनल डाइहैलाइड आएगा। इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। तो जब हम लोग का HCl HBr HI का रिएक्शन होगा तो हम लोग का एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे। अब उसमें ध्यान रखना है 1 मोल है कि 2 मोल है, अदरवाइज रिएक्शन बहुत ही सॉर्टेड है। हम लोगों ने सारा डिस्कशन पहले ही कर रखा है। रिएक्शन का रेट स्लो होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा थोड़ा सिंपल रिएक्शन रखें, हम लोग का रिएक्शन वाले पार्ट में रिएक्शन विथ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, वाटर का एडिशन अभी हम नहीं कर रहे, केवल CCl4 में X2 का एडिशन। तो इस केस में जो हम लोगों का एक पाई बॉन्ड था, इसका रिएक्शन अगर हम लोग X2 के साथ करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो पाई बॉन्ड हट रहा था, और हम लोग का एंटी एडिशन रिएक्शन हो रहा था, हेलोजन का एडिशन हो रहा था, विस्नल डाइहैलाइड बन रहा था। बट अगर इसमें दूसरा पाई बॉन्ड होता तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड और रहेगा, तो एक और स्टेप फर्दर रिएक्शन होगा X2 वाले पार्ट का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन वाले पार्ट में वापस से पाई बॉन्ड हटा तो दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है, बस दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन जाएगा। कोई स्टीरियोआइसोमेरिज्म वगैरह कोई काम का नहीं है, क्योंकि सब पे ही हेलोजन है, क्या ही स्टीरियोआइसोमेरिज्म होगा। ऊपर वाले में भी दोनों हेलोजन है, दोनों पे हाइड्रोजन है, कभी भी कैरल सेंटर नहीं बनने वाला, मतलब कोई स्टीरियोआइसोमेरिज्म वगैरह किसी काम का नहीं है। इसीलिए बस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा ये मालूम होना चाहिए, अदरवाइज चीजें बहुत ही सिंपल होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा रिएक्शन थोड़ा अलग है जो अपने को ध्यान रखना होगा, रिएक्शन विथ वाटर या एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ जो हम लोग करते थे उसमें मॉडिफिकेशन आ गया। यहाँ पे H+ हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि वाटर अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, तो H+ कैटलिस्ट के जैसा यूज कर रहे थे। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, another catalyst Hg2+ is required। एक तो H+ है ही, अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कैटलिस्ट चाहिए Hg2+। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लेके चलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग H2O का एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तब काम नहीं चलेगा, हम लोग को Hg2+ चाहिए। अब Hg2+ तुम्हारी मर्जी है, जहां से लेकर के आना है लेके आओ। नॉर्मली HgSO4 दे रखा होगा कैटलिस्ट वाले पार्ट में, और जब HgSO4 दे रखा होगा तो इसका एक नाम होता है कुशेरोव्स रिएक्शन। ये नाम याद नहीं रखना है, ये नाम हम शायद से नोट्स में लिखाते भी नहीं है, बस हम बता दिया करते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज कुशेरोव्स रिएक्शन। काम का नहीं है, इसको हम लोग नाम वाइज याद नहीं रखेंगे,
रिएक्शन वाइज याद रखेंगे, H+ एंड HgSO4 कैटलिस्ट के जैसा बिहेव किया, तो हम लोग का जो ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड हटेगा, अंदर वाले पे OH जाएगा, बाहर वाले पे H जाएगा। अब क्या हो सकता है, तो फिर से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले पार्ट में भी फर्दर रिएक्शन हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हुआ तो एक कार्बन पे OH था, बाहर वाले पे H, सिमिलरली अंदर वाले पे दूसरा OH एंड बाहर वाले पे H आएगा। अब ये अपनी मर्जी है, तुम देख लो कि तुमको कहाँ पे स्टेप को रोकना है। तुमको जहां स्टेप को रोकना है रोक दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इनॉल है, इनॉल है तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। आइदर तुमको ये कराना है तो ये करा लो, नहीं तो एक और कहानी बताई थी मैंने, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल होता है, वहां से H2 हटेगा, अगर H2 हटेगा तो वहां से भी अपने कीटोन मिलेगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जहां कीटोन बनाना है बना दो, पहला स्टेप के बाद ही बना दो या दूसरे स्टेप के बाद बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, जैसा करना है आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है। बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोगों को एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन देगा। इसलिए भी ये रिएक्शन क्लास 12 के एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन के मेथड में डाला हुआ है कि जब हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग कुछ एरोब्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं, HgSO4 या Hg2+ के प्रेजेंस में अल्काइन का रिएक्शन फॉर द एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ये एक छोटा सा रिएक्शन है जो अपने को ध्यान रखना है। तो यही काम हम लोग और भी 2 चीजों में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वही ऐसा है कुछ, इसको नोट लिख करके मेंशन कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। एक तो हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पहला, और दूसरा हम लोग का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं नॉर्मल रिएजेंट के साथ तो हम लोग को प्रोडक्ट में ये मिलना चाहिए, बट ये प्रोडक्ट वाला पार्ट अपने आप को टॉटोमराइज करेगा, और जब टॉटोमराइज करेगा तो हम लोग को आराम से कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा। ये हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो एग्जैक्टली इससे पहले वाले जैसा है, एग्जैक्टली सेम केस है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तो सिमिलर है। दूसरा बड़ा अच्छा चीज है, दूसरे में भी कुछ कुछ होगा ही होगा। दूसरे वाले पार्ट में जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ, तब इस केस में हम लोग को बस ये ध्यान रखना होगा कि हम लोगों का एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होता है, मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बाहर वाले पे OH ग्रुप जाता है। तो अगर बाहर वाले पे OH ग्रुप जाएगा तो टॉटोमराइजेशन तो इधर को भी होगा। अगर इधर टॉटोमराइजेशन होता है तो बस प्रोडक्ट में ये डिफरेंस आ जाएगा कि हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का दिख रहा था लेकिन इधर एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड याद मत रखना, कार्बन चेन अगर एक्सटेंड हो गया तो कीटोन ही बनेगा, बट एंटी मार्कोवनिकोव की तरफ से OH का एडिशन होगा और उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाना, ये चीज याद रखना बहुत ही मस्ट है, इसके बिना काम मत करना। एक छोटा सा पार्ट है जो अपने को ध्यान रखने का होता है अल्काइंस के रिएक्शन में। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। आज वैसे हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, बट हमको नहीं लगता कि तुम लोग को दिक्कत आ रहा हो, क्योंकि चीजें रिपीटेड मोड में चल रही तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, मतलब ज्यादा तेज पढ़ा रहे होंगे तो बोल देना कि यार सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे कर बस लीजिए, यही था नोट से। उड़ रहा है सर, सब कुछ उड़े जा रहा है। अभी तन्या बहुत तेज पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, यही स्पीड चलेगा आगे वाले लेक्चर्स में ना, सेम स्पीड चलेगा, क्योंकि बेसिक्स बहुत आसानी से बताया मैंने तुम लोगों को, धीरे 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 प्यार मोहब्बत से आराम से बताया। तो इसके आगे ना क्या होता है, जब चीजें रिपीट हो रही है तो उसमें टाइम नहीं खराब करने का है, उसको फास्टली लेके मूव करेंगे जैसा मैंने बोला था। बाकी देखते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी 10 भी नहीं बजा है, तो हम एक काम कर सकते हैं और अब साइड इफेक्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, और एक 1 4 एडिशन है। चलो आज ही मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम ना थोड़ा स्लो हो गए हैं, मतलब हमको लगा था कि हम शायद नहीं खत्म कर पाएंगे इतना तेजी से, बट वापस से फास्ट हो गया, अब क्या ही दिक्कत। हाँ बोलो। सर उसका रीजन एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होने का, अनस्टेबल होने का रीजन एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंगल स्ट्रेन काहे रहेगा बे, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड तो बनता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के सर, एंगल टेंडेंसी स्ट्रेन, में रहता है। क्या? एंगल स्ट्रेन भी तो रीजन होना ही चाहिए ना। क्यों? मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं रहा है लेकिन एंगल स्ट्रेन भी तो हो रहा है। क्यों एंगल स्ट्रेन हो रहा है? ये एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन में भी था, मतलब ऐसा इसमें एंगल स्ट्रेन हो रहा है क्या? हाँ, रिपल्शन तो थोड़ा बहुत होगा ही। हे भगवान, तो उसे एंगल स्ट्रेन थोड़ा ना आएगा जी।
वैसे तो फिर हर एक दुनिया में एंगल स्ट्रेन आएगा, एंगल स्ट्रेन का कोई केस नहीं है। होता क्या है ना कि कंपाउंड में जैसे मान लो यहाँ पे OH है, जैसे अपोजिट में डालो OH या बगल में डालो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। तो एक OH वाला पार्ट जब दूसरे OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्टेबिलिटी दे सकता है, कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन का पार्ट है। तो जब एक अंदर का पार्ट दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तब उसके वजह से मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आने की कोशिश करेंगे एंड एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा, जिसके वजह से हम लोग का पूरा मॉलिक्यूल वहां से निकलने की टेंडेंसी में होता है। तो ये मत बोलो कि एंगल स्ट्रेन की वजह से H2O निकला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए एंगल स्ट्रेन टाइप कुछ स्ट्रक्चर आया, तब उसकी वजह से O2 निकला, H2O निकला। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्यों एंगल स्ट्रेन आया, तो एक बस एंगल स्ट्रेन आ गया, और एक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में हम कुछ पाने के लिए कुछ खो रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, यस सर। और कोई डाउट तो पूछिए। चलो, तो हम लोग इसके बाद पेरोक्साइड इफेक्ट वाले पार्ट पे आ सकते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट वाले पार्ट को हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये नाम ध्यान रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। इसको ना एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब फिर वही सेम चीज कि बोला तो जा रहा है कि एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट है, बट एक्चुअल में ना रूल यहाँ भी गलत नहीं है। बस हम लोग जो प्रोडक्ट का परसेप्शन लेके चलते हैं, उस केस में परसेप्शन हम लोग का कुछ और आ जाता है, अदरवाइज मार्कोवनिकोव रूल गलत नहीं है। जैसे अगर मान लो एक छोटा सा केस, सबसे सिंपल सा केस, अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग HBr के साथ कराएं, तो अपने प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो अंदर वाले पे Br जाएगा, बाहर वाले पे H जाएगा। ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट बनेगा फॉलोइंग मार्कोवनिकोव रूल। बट अगर हम लोग इसी रिएक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें कि हम लोग इस अल्कीन वाले पार्ट में अगर HBr का एडिशन कराना चाहते हैं, बट एक कंडीशन के साथ, कंडीशन बेसिकली हम लोग का पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब पेरोक्साइड में कुछ भी दे दे, H2O2 दे दे, R2O2 दे दे, जहां कहीं भी तुमको दिख जाए पेरोक्साइड, तब उस केस में हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी दे सकता है पेरोक्साइड, कुछ भी दे सकता है। तो हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन में जो Br है वो बाहर चला जाता है और H वाला पार्ट अंदर आ जाता है। तो हम लोग अगर नॉर्मल प्रोडक्ट लेके चले, नॉर्मल रिएक्शन लेके चले, तो अपने को क्या दिख रहा था कि HBr कैसे ऐड होगा, Br अंदर आ रहा था, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे जा रहा था और हाइड्रोजन बाहर वाले पे जा रहा था। बट इधर तो उल्टा हो गया, तो लोग इसको एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बोलते हैं। बट फिर सेम चीज कि अगर हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म के हिसाब से जाएं, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मार्कोवनिकोव रूल ही फॉलो कर रहा है। हम लोग उसको अलग परसेप्शन से देख रहे हैं, पर ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर का रूल थोड़ा सा मतलब इनसफिशिएंट है। इस कंपाउंड के अंदर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, तो नॉर्मली नेगेटिव पार्ट Br माइनस है, तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट टू इट, मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो तुमको ध्यान नहीं रखना है इस रूल के हिसाब से, तुमको याद रखना है कि हम लोग क्यों इस तरीके से काम कर पा रहे थे। उसका बड़ा सिंपल सा चीज है, पेरोक्साइड अगर मान लो H2O2 दे रखा या R2O2 दे रखा, तो जो H2O2 वाला पार्ट है, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड है, आराम से ब्रेक करने की टेंडेंसी में होगा, और अगर पेरोक्साइड ब्रेक करने की टेंडेंसी में रहा तो आराम से 2 OH वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा विथ रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड आराम से ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर गया। यही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वाला जो पार्ट है, ये हम लोग के आगे का रिएक्शन प्रोसीड कराने की कोशिश करता है। HBr के साथ जब हम लोग इस रेडिकल का रिएक्शन कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Br, जिसके वजह से हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और Br को रेडिकल लेके आना पड़ता है। ये पहला बेसिक चीज जो अपने को ध्यान रखने का है। अब इसे होता क्या है कि हम लोग का जो कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे हम लोग का Br रेडिकल वाला पार्ट। अब Br रेडिकल को रिएक्शन करना है, तो जैसे पहले कार्बोकटायन को H+ को रिएक्शन करना होता था, तो H+ के पास 2 ऑप्शन था कि अंदर वाले पे कार्बन पे जाए या बाहर वाले पे जाए। अब यहाँ पे Br रेडिकल को रिएक्शन करना है, तो रेडिकल कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो जो यहाँ कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का, उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस भेज दो अपने अपने जगह पे, बॉन्ड को ब्रेक करके। ऐसा मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन वापस चला गया अपने अपने जगह पे। अब उसके बाद आइदर अंदर वाला कार्बन
इधर बाहर वाला कार्बन, दोनों में से कोई भी Br के साथ कंबाइन करेगा। तो हम इसको ना ऐसे स्टेप में ब्रेक नहीं कर रहा है, ऐसा स्टेप होता नहीं है, उसको समझने के लिए बस एक्सप्लेन किया है। बट होता कुछ ऐसा है कि हम लोगों का जो ब्रोमीन रेडिकल है वो इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है। अब किस कार्बन की इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, अगर बाहर वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन कंबाइन कर गया तो अंदर वाले पे रेडिकल बनेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर अंदर वाले पे ब्रोमीन कंबाइन कर गया तो बाहर वाले पे रेडिकल बनेगा। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, कार्बोकैटायन बनाओ फिर देखो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो सेम चीज यहाँ पे आएगा, रेडिकल बनाओ और रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। अब तुमको बताना है पहले और दूसरे में ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा। पहला क्यों पहला? ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप का। रेडिकल काइंड ऑफ कार्बोकैटायन है, काइंड ऑफ कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बस उसमें वो जो एक एक्सेप्शनल केस आता है ना वो नहीं रहता, और प्लस एंड माइनस एंड दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाता है। बट अदरवाइज हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है मतलब मेजर बनेगा। तो यहाँ से तो ये मेजर बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद वाले पार्ट में जो हम लोगों का H2O प्रेजेंट है, वो H2O वाले पार्ट के तरफ से हम लोगों का फिर से रिएक्शन होगा, और इस बार फिर से हम लोगों का रेडिकल वाला पार्ट कार्बन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइप का है, तो हम लोगों का रेडिकल वाला पार्ट जो है हाइड्रोजन वाला पार्ट उस कार्बन रेडिकल के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस टाइप से कर देता है। जहाँ पे ब्रोमीन बाहर आता दिख गया और कार्बन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन अंदर आता दिख गया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग का ना इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो रहा है। ब्रोमीन अभी भी इलेक्ट्रोफाइल वहीं ऐड हो रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, रूल गलत नहीं है, बट कुछ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने परसेप्शन से उल्टा आ रहा है। नॉर्मली HBr जो होता उसके परसेप्शन से उल्टा आ रहा है, इसलिए हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। बट हाँ ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये एक पॉइंट वैलिड है, प्रोडक्ट में जो दिख रहा है उसको उल्टा बना दो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैकेनिज्म अपने काम का ज्यादा नहीं रहता है, आसानी से ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन एक दो पॉइंट्स और हैं जो अपने को ध्यान रखने होंगे। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, हम लोग ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं, बोलो। सर ये पूरा प्रोसेस तो रेडिकल अप्रोच का है ना, हाँ, तो फिर हम लोग मार्कोनिकोव रूल ला ही क्यों रहे हैं? मतलब वो तो फिर कार्बोकैटायन कार्बोएनायन वो तो हम लोग फिर मार्कोवनिकोव रूल इसलिए ला रहे हैं काहे कि अल्कीन का रिएक्शन है, तो अल्कीन का रिएक्शन है तो अल्कीन से अल्केन बन रहा या अल्काइल बन रहा, तो ये तो मार्कोवनिकोव रूल भी कवर करता था। तो एक्चुअल में इसको हम चाहे तो फ्री रेडिकल में रख सकते हैं, इसको चाहे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रख सकते हैं। दोनों में जो मैकेनिज्म पहले पढ़ाएंगे उसमें ये टॉपिक डिस्कशन में नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर हम पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाते तो हम जब फ्री रेडिकल पढ़ाते तब ये टॉपिक पढ़ाते, तब उसमें तो फिर मार्कोवनिकोव रूल ज्यादा कोई सेंस बनाता भी नहीं है। बट हम लोग पहले फ्री रेडिकल पढ़े, अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं, तो फिर ठीक है। इसलिए उसको इसलिए मार्कोवनिकोव रूल में बोला जाता है एंटी मार्कोवनिकोव, क्योंकि अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ हुआ जो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट था, बस उसमें हम लोगों ने H2O2 इंट्रोड्यूस करके कुछ कर दिया, तो ठीक है, बोलने के समझने के सेंस में याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ सब कुछ तो ठीक था तो ये बनता, परऑक्साइड हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टा बना दो, कहानी खत्म। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अदरवाइज बोलने का सेंस है, समझने के लिए चीजें आसान रहे या फिर याद करने का झमेला थोड़ा कम रहे। अदरवाइज इसको कौन से टॉपिक में डालेंगे, खुद ही बता दो कहाँ से कौन सा टॉपिक में डालेंगे। तो इसलिए थोड़ा इसको इस तरीके से रखा जाता है। और इसमें दो तीन पॉइंट ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सबसे पहला, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा मतलब नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट या नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली HBr एंड RSH मतलब थायोल shows peroxide effect. Not HCl. HCl peroxide effect शो नहीं करता क्योंकि HCl काफी रिएक्टिव नेचर का है, वो कार्बोकैटायन के थ्रू ही रिएक्शन कर लेते, तो रेडिकल नहीं बनने देता, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल भी रिएक्टिव है, क्लोरीन रेडिकल बनना नहीं चाहता है जल्दी।
तो HCl फटाफट इलेक्ट्रो कार्बोकेटायन के थ्रू ही रिएक्शन करके अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, अगर HBr दिया और पेरोक्साइड दिया तो एंटी मार्कोवनिकोव है, बट अगर HCl दिया और पेरोक्साइड दिया तो एंटी मार्कोवनिकोव नहीं होगा। तुम लोग को ये पॉइंट डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, कभी भी एक दो बार एग्जाम में आएगा, याद होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने का है, बाकी अदरवाइज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन अभी 2 पॉइंट्स बाकी रह गए जहां तक हमको ध्यान है। एक पॉइंट हम लोग अलाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्शन, और दूसरा एक बड़ा मजेदार टॉपिक है, ऑल्दो उसको हम लोग कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कशन यहीं पे कर लेंगे, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्या होता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और तुम लोग को एक छोटा सा इंसाइट मिलेगा कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से चीजें जब चलती है तो क्या होता है, और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है। इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज्यादा देर का डिस्कशन नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का डिस्कशन है। एंड इसके अलावा हम लोग अलाइलिक कार्बन पे रिएक्शन एट अलाइलिक कार्बन या फिर बेंजाइलिक कार्बन, ये 2 चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अल्कीन का सॉर्ट ऑफ सारा रिएक्शन काइंड ऑफ कवर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से इस चीज के ऊपर आएंगे। ऑल्दो 20-25 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ठीक है, हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहे क्योंकि तान्या को भूख लगा हुआ है। खाना खा लीजिए कि नहीं खाई? अभी खाएंगे। अच्छा अभी खाएंगे, बड़ा लेट। घर वाले बड़े पेशेंस में तुम्हारे खाने देने के लिए, अगर घर वाले तो डंडा देकर खिलाते हैं कि खाओ पहले, 9 बजे 9 बज गया। चलो ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। हम आज के लिए तुम लोगों को कोई होमवर्क नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे तब उसके बाद हम लोग एक ही बार पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर हम लोग 15 मतलब नेक्स्ट क्लास मेरे हिसाब से बहुत छोटा रहेगा, आधे घंटे का क्लास होगा, तो आराम से आधे घंटे का क्लास लेकर के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा काम होगा होमवर्क कंप्लीट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। एक सेकंड, नोट दिखाइए। क्या दिखाए? अरे नोट कर लेना रे, आराम से अभी भेजेंगे PDF का, है टेंशन ले रहा है? नोट्स तो फोटो लेते रहता है क्या उसका स्क्रीनशॉट? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MS चौहान के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 40, 50, 60 क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम लोग का एक रिगरस प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, तुम लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, तुम लोग का एक एडवांस वाले से तो अभी तक होमवर्क नहीं मिला है तुम लोगों को, तो एडवांस वाले एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को, केवल उसको सॉल्व करना, बाकी बेसिक्स वाले पार्ट को भी करने की जरूरत नहीं है, ताकि तुम लोग को थोड़ा भारी भारी सवाल का भी आइडिया लगे। और सबको सॉल्व करना है, जब मेडिकल वाले लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये सीखना है। अभी तुम लोग सीख रहे हैं तो सीखते वक्त ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब तुम लोग का रिवीजन का टाइम आएगा, क्योंकि नीट का एग्जाम तो बहुत दूर है, तो रिवीजन का टाइम आएगा तब इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है, तब तुम्हारा जो बुकलेट होगा तुमको वही प्रैक्टिस करना है। बाकी एडवांस वाले लोग तो उनको तो उनकी जिंदगी वैसे ही खराब है, क्योंकि एडवांस का तैयारी जिस दिन सोच लिया था उसी दिन मालूम पड़ जाना चाहिए था कि जिंदगी खराब है। एक्सरसाइज 3 में कुछ होमवर्क दिया है क्या मैंने तुम लोगों को? कुछ भी होमवर्क? नो सर। तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, अरे टिक मार रहे तो गायब क्यों हो जा रहा है? वन नोट भी नहीं चाहता कि हम होमवर्क दे तुम लोगों को, इसीलिए गायब हो जा रहा है। सही में गायब हो जा रहा है? अच्छा नहीं आ गया, चलो कुछ देर की खुशी थी, बाकी तो दुखी दुखी जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिमाग लगा के देखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 भी अच्छा सवाल है, हम लोग कर चुके इस तरह का सवाल। अच्छा एक रिएजेंट बाकी रह गया HOBr, चलो इसको भी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सोच सकते हैं जैसे पहले HOBr ऐड हुआ, HOX ऐड हुआ, वैसे दूसरा HOBr ऐड होगा, बट नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। एक रिएजेंट बाकी रह गया अपना। यही सवाल की बात कर रहे थे, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक्स, TCP KCP, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काइंड ऑफ एक क्वेश्चन है ये, मतलब
ऑल्दो 1,4 एडिशन या डाइईन का रिएक्शन एक अलग से चैप्टर होता है बुक्स में, बट हम लोग उसको अलग से चैप्टर के फॉर्मेट में नहीं देखेंगे क्योंकि अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बट 1,4 एडिशन आ चुका है बहुत बार, तो हम लोग डिस्कशन में यूज करेंगे उसको। पार्ट 1 के बाद हम लोग पार्ट 2 में आ सकते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे सोचने वाले, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे काफी अच्छे से सोचने वाले। अच्छा, एक और भी पॉइंट बाकी रह गया, डीकलराइजेशन। प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री का एक पॉइंट है, चलो इसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतना सफिशिएंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से, अगला क्लास कब है तुम लोग का इस वीक? परसों परसों है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सैटरडे को नहीं होता है ना तुम लोगों का क्लास। ओके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। तो परसों हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से एक वीक का ब्रेक लेंगे। एक वीक में केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, और नहीं तो तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, थोड़ा और ब्रेक चाहिए हो तो और ब्रेक ले सकते हैं, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे ब्रेक करना, नॉर्मली अवॉइड करेंगे। बाकी हम लोग परसों मिलते हैं। परसों इन सब क्वेश्चंस में पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो भी डाउट होगा वो सारे के सारे डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आराम से थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। मन किया तो ब्रेक, तुम्हारा मन है, अगर तुमको लगता है कि हाँ सर ब्रेक दे दीजिए, थोड़ा और लंबा दे दीजिए, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि चलो चिल मार रहा है, चिल नहीं मारना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो उसके बाद फिर हम लोग ज्यादा बेटर वे में अगले जो भी टॉपिक्स है उन पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि चीजें रिपीट होंगी। अब तुम लोगों को दिख रहा हो कि हाँ ये चीज कल जो बताया था वही आज हुआ, आज बहुत नया कुछ नहीं था, तो आज आसानी से टॉपिक निकला। तो अब SN1 आएगा तो कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ कुछ चीजें रिपीट होंगी, और बहुत आसानी से तुम लोगों को मजा आना शुरू होगा। यहाँ तक के टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। शुरू के जो 12-15 लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बेसिक्स है तुम्हारे, वो एनी हाउ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी अगर मान लो किसी वजह से ना नहीं भी फॉलो अप ले पा रहे, तो जिस भी टाइम पे मौका मिलेगा बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट सुनते जाओ चीजें। और क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में तो ये भी कि अपना आराम से प्रवचन चला के बैठ सकते हैं। ये रात को गाना सुनने की जगह पे मेरा ही आवाज सुन लेंगे, इतना मीठा आवाज है, मस्त एकदम, मजा भी आता होगा तुम लोगों को सुन करके, लगता है क्या बढ़िया बोलते हैं सर। तो ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। हाँ बोलो सर। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक हो गया मतलब कंप्लीट? एनसीईआरटी के हिसाब से अभी ना, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्चुअली में कोई भी टॉपिक नहीं हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही दिन 6 टॉपिक है, सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हुआ 6 टॉपिक एक ही दिन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज एनसीईआरटी के हिसाब से कभी टॉपिक खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में एक चैप्टर के अंदर जैसे मान लो अल्कीन का रिएक्शन है तो उसमें हाइड्रोकार्बन दे रखा है, अल्केन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन सब उसमें कवर्ड है। तो कैसे हम टॉपिक को काउंट करें, वो बड़ा मतलब काइंड ऑफ कुछ कमेंट नहीं कर सकते उस पर, एनसीईआरटी के हिसाब से कमेंट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के टॉपिक का टेंशन मत ले, बहुत सारे बुक्स में तुमको सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी का टॉपिक हम कवर करना अपना काम नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। सर तो जो ब्रेक रहेगा उसमें आपका एक भी क्लास नहीं रहेगा? ना, मेरा नहीं रहेगा। 12th वालों का क्लास लगा देंगे, उन लोगों का क्लास थोड़ा कम हुआ है तुम लोगों से, उन लोगों का क्लास बढ़ा देंगे आराम से। और कोई डाउट तो बताइए। सर एक रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन है, बोलो रैंडम क्या क्वेश्चन है। सर कैटलिस्ट कैन नेवर टेक पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत? गलत है। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, लेकिन उसके बाद रिकवर हो जाता है। कैटलिस्ट हमेशा पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, बिना पार्टिसिपेट किए हुए वो अपने उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज थोड़ी ना कर सकता है। नहीं है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्या डेफिनेशन में है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट नहीं करने का सेंस ये होता है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कैटलिस्ट कहीं से नहीं दिखाई देता, तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग का कि पार्टिसिपेट नहीं करता। बट जब हम लोग उसको ब्रेक करते हैं मैकेनिज्म लेवल पे,
तो ऑब्वियसली बात है कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, चीजें अल्टर करता है, फिर बाहर निकल जाता है, तो काइंड ऑफ उसको पार्टिसिपेशन ही तो बोलेंगे, पार्टिसिपेशन कैसे नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए अब जैसे एक और कैटलिस्ट है, मान लो कि जैसे तुम्हारा हाइड्रोजनेशन हुआ, तो हाइड्रोजनेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड मेटल है निकेल, अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, तब वहां पे वो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एक अलग टाइप का कैटलिस्ट। अब जैसे दो तरह का कैटलिस्ट, तुम लोग इतना आइडिया लगा होगा, दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक हम लोग हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, एक होमोजेनस कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो हेट्रोजेनस मतलब स्टेट चेंज हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट अगर स्टेट सेम है, H+ हो गया, तो पार्टिसिपेट कर रहा है, डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब एकदम एग्जैक्ट बोलो कि सही है कि गलत है तो गलत है, बट जनरल सेंस में यही बोला जाता है कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नॉर्मली नहीं करता है। हाँ बोलो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे टिक नहीं करेंगे या आएगा नहीं ना करेंगे? ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी तो सोच समझ के बना रहा है, उसको भी तो चीजें मालूम है, जैसे हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऐसे तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा, वो कैसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे ही। और सारा क्वेश्चन तुम ही से पूछ लेगा, छोड़ देना अगर ऐसा कंफ्यूजन रहा तो। ऐसा भी कौन सा तुमको जो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं रहा तो उसमें कौन सा तीर मार लेते हैं कि कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट को लेकर के सर अगर आ गया तो बताइए मेरा 1 नंबर कट जाएगा, 100 नंबर में से 1 नंबर कट गया तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा, बताइए। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो हम लोग क्या मतलब 2 साल पहले की स्टूडेंट है, लास्ट ईयर वो ड्रॉप की थी एलएन में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, वो ड्रॉप करके एलएन में तैयारी की थी, और फिर वही था जो लास्ट ईयर उसका 560 मार्क्स आया था, बट लास्ट ईयर का पेपर आसान था, उससे पहले साल उसका 493 या 492 आया था मार्क्स। हम उसको मना भी किया था कि घर पे पढ़ाई करो, कोई फायदा नहीं है कोचिंग का, 50-60 नंबर बढ़ रहा है वो भी ऐसा सिंपल सा पेपर में। कल उसका मैसेज आया तो वही कि सर आपसे बहुत डर लगता है, क्यों, अब क्या मतलब ऐसे गाली सुनाते रहता है, डर लगता है, पता नहीं सर आपसे, मतलब हम बस ये सोचे थे कि कोई अच्छा कॉलेज लग जाएगा तब आपसे बात करेंगे, तो बोले बढ़िया है, तो अच्छा कॉलेज लग रहा है, तो बोले नहीं सर इस बार भी पेपर में गलती कर दी है। क्या गलती की है कि हम OMR भरने में ना सर, जो नंबरिंग होता है उसमें गलती कर दी, हमको भरना था 136 से, हम 036 से भरते चले गए, 20 क्वेश्चन लगातार एक लाइन से गलत भर दिए। अब क्या बोले हम इसमें, बोले ठीक है बढ़िया है, अगले साल फिर से देना एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो। तो अब इस तरह के लोग गलती करते हैं, लेकिन उनका सवाल क्या सर होता है, वो लोग का कितना साल का ड्रॉप तक चलता है? उन लोगों का 25 साल तक एग्जाम दे सकते हैं मेडिकल वालों का, मालूम नहीं है तुमको? 25 साल यार, लोग कॉलेज में जाने के बाद फिर से मेडिकल का तैयारी कर लेते हैं, और बहुत चिल है। एलएन तुमको क्या लगता है एलएन में 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं? 12th वाले नहीं होते, सब 1 बार ड्रॉपर, 2 बार ड्रॉपर, 3 बार ड्रॉपर, 4 बार ड्रॉप करते रहते हैं घर में बैठ करके। तो कुछ नहीं है उसके बाद, मतलब कॉलेज वाले सब मिल जाएगा? मिल ही जाता है, मतलब ठीक है आप जनरल ग्रेजुएशन नहीं कर मतलब सकते हैं। जैसे मेंस में है ना कि सेकंड ड्रॉप के बाद आपको नहीं मिलेगा आईआईटी का ऑप्शन। हाँ नहीं, तो उन उस लोगों का मतलब 5 तक, मतलब उन लोग का 25 तक दे सकता है आप एग्जाम, मतलब 25 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अब क्या ही बोले, मतलब हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। मतलब ठीक है, मेडिकल का परसेप्शन जरूरी है, वहाँ सीरियसनेस चाहिए लोगों के अंदर। अब ये क्या बोलते हैं, अश्मिता जैसे स्टूडेंट चली जाएगी और उसके बाद 4 साल के बाद वहां से सर्जन बन के निकल गई, तो वो तो जाएगा आदमी पेट कटवाने, गला काट करके भेज देगी। क्या ही करेंगे उससे, बोलेंगे सर क्यों काट दिया गला? सर सब मजे मजे में काट दिए, मन कर गया तो सोचे चलो आज गला काट करके देख लेते हैं, पेट क्यों काटना, पेट तो रोज काट रहा है। तो थोड़ा सर उधर इतना से साल ड्रॉप कौन करेगा? करते हैं भाई, तुमको नहीं मालूम, करते हैं लोग। 3 साल तो बहुत नॉर्मल है ड्रॉप करना, 3 साल बहुत नॉर्मल है मेडिकल के फील्ड में। 4 साल भी करते लोग, 5 साल किए हैं लोग, देखा है मैंने। जो तुम्हारे उसमें रिजल्ट जो आर्यन राज, वो चौथा उसका ड्रॉप है लास्ट ईयर के रिजल्ट में, जिसका 605 नंबर आया है। करते हैं लोग ड्रॉप, बहुत नॉर्मल सी चीज है उसमें। अब जैसे वही ना कि अब लोग इस तरह का गलती करते हुए एमआर भरने में, और सवाल क्या पूछते हैं कि सर इसमें सवाल में सर अगर आ गया तो क्या बोलेंगे एग्जैक्टली। अरे पहले नॉर्मल चीज देख लो ना, काहे इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के पीछे पड़े हुए हैं एकदम, बिल्कुल 1 नंबर एकदम सर गड़बड़ हो गया तो पता नहीं क्या ही भूकंप आ जाएगा। छोड़ देना एक आध सवाल, एक आध निगेटिव ले लेना, ऐसे भी घूम फिर करके निगेटिव लेते रहते हैं, तो एक आध और एक्स्ट्रा निगेटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ऐसा बोल तो सकते कि ये निगेटिव अतुल सर की वजह से हुआ, मेरी गलती नहीं है, ये भी बोलने का एक पॉइंट आ जाएगा ना। बाकी में तो निगेटिव क्यों हो, उसका कोई उपाय नहीं सर, निगेटिव बहुत हो गया यहाँ, लेकिन सर निगेटिव आप ही की वजह से हुआ है, आप मत ही बोलिए। ये क्वेश्चन आया, आप मना किए थे कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया और हम निगेटिव कर लिया, अभी तो आप ही के ऊपर है, तो आप ही को गाली पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे। हाँ भाई तुमको भी नहीं, तुम अभी बना तो नहीं है, बट
थैंक यू, हैप्पी इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर रिजल्ट का पार्टी नहीं दे रहा रिजल्ट का पार्टी है सत्यदर्शी से लो ना, तो उसका रिजल्ट आया, हम उसको पढ़ाए सर, वो क्या? आ ही नहीं रहा, तो वो अभी बिजी अच्छा। चल रहा है उसका 1 नवंबर से ज्वाइनिंग है ना कॉलेज में, अभी तो एग्जाम चल सर। रहा है अभी उसका। एडवांस का भी तो तैयारी कर रहा हाँ एग्जाम चल रहा है एडवांस का, तो ठीक है मिल ही जाएगा, पार्टी तो करेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है पार्टी करेंगे। एक्चुअल में यार थोड़ा मतलब ऐसा माहौल है ना कोविड वोविड का, कुछ करने का मन भी नहीं करता है, तो क्या ही बोल सकते हैं। कर रहे हैं, करेंगे पार्टी वार्टी करेंगे। और दूसरा एडवांस का वेट कर रहे हैं, मतलब 4 बार मेंस का एग्जाम हो गया ना, मतलब पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया है। कोई हम मन ही नहीं कर रहा कि मेंस है ठीक है, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो एडवांस का वेट कर रहे हैं लोग, एडवांस में कुछ होगा तो करते हैं, मस्त पार्टी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब। सर आप कब आ रहे हैं बोकारो? पता नहीं यार, मतलब कुछ सोचे नहीं है, आ जाएंगे जिस दिन मन करेगा आ जाएंगे, घूमते फिरते। तुम्हारा पॉइंट मेरे दिमाग में है, तो देखते हैं, प्लान कर लेते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यहीं यू पे सर। बकवास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।